सबसे पहला शब्द है प्रमाण। आपको धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कि इस विषय को समझना कितना जरूरी है। फिलोसॉफिकल तो है, दार्शनिक है, लेकिन बहुत समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बात करूंगा, संदर्भ आएगा तब। प्रमाण पहला शब्द है, बहुत ध्यान से समझना। प्रमाण की डेफिनेशन है, यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, वास्तविक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। रियल नॉलेज का दूसरा नाम प्रमाण है। कंप्लीट नॉलेज का दूसरा नाम प्रमाण है। किसी भी चीज को डायरेक्टली पूरी तरीके से एज ए होल समग्र रूप से किसी भी चीज को जानना ये प्रमाण है। सिंपल भाषा में कहे तो किसी भी चीज का संपूर्ण ज्ञान वो प्रमाण है। अगर मैं साधना करूं और मुझे आत्मज्ञान हो जाए और उस आत्मज्ञान से मैं जो भी जानूंगा वो प्रमाण है। प्रमाण के प्रकार हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, अपरोक्ष प्रमाण। उसके इतने विस्तार में हम नहीं जा पाएंगे, जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन प्रमाण समझ लो, किसी भी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान ये प्रमाण है। मैं एक आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल दूं और एक आपको आध्यात्मिक एग्जाम्पल दूं। मेरे सामने ये पेन है, इस पेन को मैं जानता हूं, तो इस पेन को मैं समग्र रूप से जान रहा हूं, एज ए होल, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। इस पेन को मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा पूरी तरीके से जान रहा हूं कि यह पेन है, इसका नाम प्रमाण है। क्योंकि मैं किसी भी वस्तु को उसकी समग्रता में उसको पूरी तरह से जान रहा, यह प्रमाण है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। प्रमाण का आध्यात्मिक में एग्जाम्पल दूं तो मैं दे सकता हूं कि महावीर स्वामी ने ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। उस केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उनके केवल ज्ञान में रूपी अरूपी तीनों लोक की हर वस्तु का डायरेक्ट ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है, टोटल ज्ञान होता है। उसको आध्यात्मिक अर्थ में प्रमाण कहते हैं। तो ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए, एक व्यवहारिक, एक निश्चय का। अब हम आगे चले, दूसरे शब्द पर जाए। प्रमाण में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नए और निक्षेप के साथ उसका थोड़ा कनेक्शन है। नए के साथ प्रमाण का कनेक्शन यह है कि मैं किसी वस्तु को समग्र रूप से जानता हूं, वो प्रमाण। लेकिन अब मैं नए की बात करूं तो मैं किसी भी वस्तु के एक अंश को जानता हूं, उसको कहते हैं नए। समझने की कोशिश करना। मैं ये कहूं कि यह कौन सी ब्लू पेन है, ये ब्लू है, ये ब्लू पेन है। ये क्या हो गया,
नहीं हो गया। मैं संपूर्ण रूप से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, पेन के एक भाग की व्याख्या कर रहा हूं। ये पेन का कलर ब्लू है या लाइट ग्रीन है, तो ये मैंने इस पेन के एक टुकड़े की बात कही, संपूर्ण पेन की बात नहीं कही। इसको कहते हैं नए। किसी भी वस्तु के टुकड़े करके इसके एक भाग को आगे लाना, बाकी के भाग को इग्नोर कर देना, ये नए है। उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। इसके अंदर जो रिफिल है उसका कलर ब्लू नहीं है, उसका कलर काला है, लेकिन ऊपर से मैंने एक अपेक्षा से, एक दृष्टि से, एक एंगल से, एक व्यू से इस पेन को मैंने ब्लू कहा। तो पेन के बारे में मैंने सारी बातें नहीं बताई, ये पेन का खाली कलर के बारे में मैंने कहा, ये एक नई हो गया। तो नई की 3 परिभाषा अब हम समझ लें। नई की पहली परिभाषा यह है कि जानने वाले के हृदय में, मैं धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि ये विषय ऐसा है, जानने वाले के हृदय में किसी चीज को कहते समय उसका अभिप्राय क्या है। अभिप्राय का मतलब है उसका इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या है। ये जो अभिप्राय है उसको नई कहते हैं। ज्ञाता यानी जानने वाला। मान लो कि मैं किसी चीज को जान रहा हूं, आप इतने सारे लोग बैठे, आपको मैं देख रहा हूं। अब आपके प्रति मेरे हृदय में कौन सा भाव है, उस भाव को जब मैं पर्टिकुलर इंटेंशन से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो ये एक नई हो गया, एक एंगल, एक दृष्टिकोण। किसी चीज को एक अपेक्षा से समझना और समझाना, ये नई की पहली परिभाषा। जानने वाले व्यक्ति के हृदय में जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, वो मोटिव जब मैं प्रकट करूंगा उस समय मैं जिसके बारे में जो कह रहा हूं वो व्यक्ति उतना ही नहीं है। उस व्यक्ति के बहुत सारे लक्षण हैं, उस व्यक्ति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं एक विशेषता को हाईलाइट करके मैं बात करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि परेश भाई और कैनल भाई वर्तमान में पर्यूषण में संघ की सेवा में बहुत समय लगा रहे हैं, तो ये मेरा अभिप्राय है, मेरा मोटिव है, मेरा एक इंटेंशन है। कहने के पीछे मैंने परेश भाई की और कैनल भाई की सारी बातें नहीं बताई है। परेश भाई और कैनल भाई जितने हैं उसमें से एक टुकड़े को लेकर मैंने मेरा अभिप्राय दिया, यह है नहीं। समझ में आ रहा है? मैं यदि यह कहूं कि नगीन भाई ये संघ के सबसे पुराने वडील श्रावक है, तो मैंने क्या किया? किसी एक व्यक्ति के प्रति मेरे मन में जो इंटेंशन है, मेरे मन में जो उनके प्रति एक भाव है, उसको मैंने अभिव्यक्त किया। नगीन भाई उतना ही नहीं है, लेकिन एक टुकड़े की मैंने बात की। बाकी अगर नगीन भाई के बारे में नगीन भाई मुझे कहे कि सामन जी आप मेरे बारे में मेरी एक जीवनी लिखो, एक मेरी क्या बोलते हैं, एक मेरी बारे में जीवन कथा लिखो, और मैं नगीन भाई की पूरी स्टोरी लिखूं तो उसमें 50 बातें लिखूंगा। लेकिन अभी मैं एक टुकड़े की बात कर रहा हूं कि वो संघ के प्रति सबसे पुराने समर्पित श्रावक है। तो ये नगीन भाई के बारे में एक बात मैंने बताई, ये क्या हुआ? नहीं हुआ।
संपूर्ण सत्य में से एक टुकड़े को हाईलाइट करना यह नहीं है, और दूसरे टुकड़ों की जो जिसकी मैंने बात नहीं की उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, उसको मैं इग्नोर भी नहीं कर रहा हूं, अब भी उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको मैंने साइड में रख दिया। समझ में आ रहा है? आपकी आवाज मुझे तक नहीं आएगी, मुंडी हिलाते रहना। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। दूसरी परिभाषा, मैं 3 परिभाषा दूं ताकि अलग अलग एंगल से नई समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अभी अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसको समझना कितना जरूरी है। परिभाषा नंबर 2 नई की, व्यक्ति के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, व्यक्ति के अंदर रहा हुआ इंटेंशन को नहीं कहते हैं। मेरा इंटेंशन मेरा है, और जो मेरा इंटेंशन है वो दूसरे का न भी हो। नगीन भाई के बारे में उसकी पत्नी को पूछो तो वो जवाब नहीं देंगे जो मैं दे रहा, हो सकता है वो डिफरेंट आंसर दे। उसकी पुत्रवधू को पूछो तो और आंसर दे, उसके पूछो तो और आंसर दे। अब एक ही नगीन भाई 4 तरह के कैसे हो गए भाई? क्योंकि ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। तो मेरा इंटेंशन यह है, मेरा मोटिव यह है, मैं नगीन भाई की जो समग्र चीजें हैं उसमें से एक पर्याय को मैंने पकड़ा और उसकी व्याख्या की। ये दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा नई की, उसको समझने के पहले, उसकी डिफाइन करने के पहले मैं थोड़ा एलोबरेट करूं, फिर उसकी व्याख्या आपके सामने आएगी। संसार में अनंत वस्तु है, समझना। लिखना हो तो लिखते भी जाना, लेकिन समझते जाना, समझ कर लिखना। संसार में अनंत वस्तु है। There are infinite items in the universe. प्रत्येक वस्तु में अनंत अवस्थाएं हैं। बराबर समझना, एक भी वाक्य चुके तो गए काम से। प्रत्येक वस्तु में अनंत अवस्थाएं हैं। There are infinite stages of each and every existence. हर चीज में अनंत अवस्थाएं हैं। जब किसी वस्तु के बारे में मुझे कुछ कहना है तो मैं अनंत वस्तु को एक साथ नहीं कह सकता। फिर पोज लूं और एक वाक्य बोलूं। मैं अनंत सत्य को एक साथ में जान सकता हूं। मैं अनंत आत्माओं का ज्ञान एक साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं अनंत सत्य को एक बार में बता नहीं सकता हूं। जानने की कोई मर्यादा नहीं है, बोलने की मर्यादा है। समझ में आ रहा है? गर्दन हिलाना। जानने की कोई मर्यादा नहीं है। मैं अनंत ज्ञान को, मैं त्रिकाल ज्ञान को एक साथ जान सकता हूं, लेकिन मुझे त्रिकाल ज्ञान हुआ है, उसको मुझे बताना होगा तो मैं एक साथ नहीं बता सकता। बताना होगा तो मेरी जीभ धीमे धीमे चलेगी ना। पहले एक वाक्य बोलेगी, फिर दूसरा वाक्य बोलेगी, फिर तीसरा वाक्य बोलेगी, फिर चौथा वाक्य बोलेगी। शब्दों की मर्यादा है, जानने की कोई मर्यादा नहीं। तो फिर अब अनंत अवस्थाओं के बारे में एक साथ कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाणी में प्रकट करने की मर्यादा है, लिमिटेशन है, कैपेसिटी की एक अपनी बाउंड्री है। और जब मैं किसी वस्तु के बारे में एक साथ बताने जाऊंगा तो मैं अधूरा ही बता सकता हूं। आप मुझे किसी के बारे में पूछे और बोलने जाऊंगा तो मैं एक साथ थोड़ा सब कुछ बता दूंगा ना, अधूरा ही तो बताऊंगा ना। शब्दों की अपनी मर्यादा है। अब अधूरा बताऊं फिर भी
वो असत्य न रहे, सत्य हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? अधूरा बताऊं फिर भी वो सत्य हो जाए, हालांकि अधूरा बताना तो असत्य है। अधूरा बताना असत्य है, लेकिन अधूरा बताने के बाद वो सत्य हो जाए, उसकी टेक्निक का नाम नहीं है। मैं इस दृष्टि से यह बात कह रहा हूं। पूरे सत्य को मैंने एक छोटी सी बात में कह दिया, बात अधूरी है, लेकिन मैंने कहा कि इस अपेक्षा से कह रहा हूं, इसीलिए वो बात अधूरी होते हुए भी असत्य नहीं है, सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति वक्ता भी है, स्पीकर भी है, वही व्यक्ति श्रोता भी है, सुनता है, वही व्यक्ति लेखक भी है, राइटर भी है, वही व्यक्ति कवि भी है, बहुत अच्छी पोइट्स भी लिखता है। अब एक व्यक्ति में इतनी सारी विशेषताएं हैं कि जब मैं उस व्यक्ति के बारे में मुझे कोई पर्टिकुलर बात कहनी है तो मैं उसी गुण को आगे करूंगा, बाकी के सब गुण को साइड में कर दूंगा। मान लीजिए कि मुझे भी अभी परेश भाई अगर लेक्चर देते समय मेरा परिचय दे, अभी पहले दिन दिया ना, तो अभी परेश भाई मेरा परिचय देंगे तो यही कहेंगे, भाई समण जी एक अच्छे वक्ता है, अगर हूं तो है। तो अभी क्योंकि मुझे प्रवचन देना है, अभी आपके सामने मुझे लेक्चर देना है, तो परिचय देने वाले को उसी चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि अभी जिसकी जरूरत है। अभी अगर परेश भाई बोले कि समण जी बहुत बड़े त्यागी हैं, ये समण जी यहाँ रहते हैं, यहाँ ये करते हैं, राजकोट में, तो ये अभी यहाँ प्रासंगिक नहीं है। अभी जिस चीज को आगे करना है उसी चीज को आगे करे, बाकी सब साइलेंट में रख ले। तो ये उन्होंने सत्य कहा कि असत्य कहा? बात अधूरी कही लेकिन सत्य कही, क्योंकि एक अपेक्षा से वो बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द नई वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। और उस समय उसके दूसरे जो गुण है उसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। जब उस गुणों की बात करनी होगी तो उस गुण को हाईलाइट करूंगा, इस गुण को साइलेंट कर दूंगा। अगर मान लो परेश भाई 28 करे पर्यूषण में, कभी की नहीं। अगर मान लो अब परेश भाई प्रेसिडेंट है, लेकिन इस बार पर्यूषण में हिम्मत करके कैनल भाई को कहा आप संभाल लेना जरा इस सब एक्टिविटी, मैं इस बार 28 करता हूं, पन्ना बहन को भी शांति घर में, और 28 कर ले, और फिर संघ पूछे कि परेश भाई कौन है, तो कोई नहीं कहेगा परेश भाई प्रेसिडेंट है, परेश भाई तपस्वी है, इस बार 28 की। अरे तो प्रेसिडेंटशिप कहां गई साहब? वो साइलेंट, उसकी निंदा नहीं है, उसकी उपेक्षा नहीं है, अब भी उसकी जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं नए। इसका अर्थ डेफिनेशन अब आपको लिखनी हो तो आप दिमाग में सेट करो। वस्तु की अनंत अवस्थाएं हैं, उसमें से एक अवस्था को ग्रहण करना, बाकी की अवस्था का खंडन नहीं करना, उसका नाम नए है। कुछ क्लियर हुआ? और आगे क्लियर होगा। अब मैं कहूं, अब आप में से जरा ये पेन है, बराबर है? अब फिर हम जरा रिकॉल करें, ये पेन है, ये क्या है? प्रमाण, बराबर है? अब ये ब्लू पेन है, क्या हुआ? नहीं। अब
अब मैं और कहूं, ये काला पेन नहीं है, ये नहीं का दूसरा प्रकार। क्या नहीं है? वो भी नहीं है। ये स्याही वाला पेन नहीं है, ये क्या बोलते हैं, रिफिल वाला पेन है। ये पेंसिल नहीं है। चलो, ये पेंसिल नहीं है। मैं इस पेन के बारे में सही चीज बता रहा हूं कि गलत? आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि ब्लू पेन है, अभी तो आप कह रहे थे कि ये पेन है, काला पेन नहीं है, और अभी आप कह रहे कि पेंसिल नहीं है। ये सब कुछ पेन के बारे में मैं सही सही बता रहा हूं, अलग अलग एंगल से। अगर दूर कोई आदमी बैठा है, उसको पेंसिल दिखाई देगा, तो मैं उसको कहूंगा भाई ये पेंसिल नहीं है, ये पेन के बारे में ही मैं बता रहा हूं। पेंसिल नहीं है बोल रहा हूं, पेंसिल, लेकिन बता रहा हूं पेन के बारे में। ये फिलोसॉफी है, ये नई है। अब आगे चले, नई के दो प्रकार है, थोड़ा थोड़ा समझ लो। आज अगर 25% समझ में आ जाए ना, तो फिर मैं जब सिंगापुर आऊंगा तब पूरा धड़ाका करेंगे। अभी 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 25% भी समझ में आ जाए तो काम हो जाए। 25% भी समझ में आ जाए तो मैं मान लूंगा कि मैं बराबर प्रवचन दे रहा हूं। 25% भी समझ में आ जाए तो मैं मान लूंगा कि आप सही ढंग से समझ रहे हो। 100% की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि 100% नहीं, मुझे भी अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे समझाऊंगा। नई के दो प्रकार, एक नई का नाम निश्चय नई, दूसरे नई का नाम व्यवहार। अगर डीप में कभी जाना हो ना तो बात करेंगे। 7 प्रकार के नए हैं, लेकिन अभी वो बोलने जाऊंगा तो सबका हाथ सिर खुजलाने में जाएगा। नई के दो प्रकार, निश्चय नई, व्यवहार नई। समझ लो, किसी भी वस्तु का मूल स्वरूप प्रकट करना निश्चय नहीं। किसी भी चीज का मूल तत्व प्रकट करना निश्चय नहीं। किसी भी वस्तु के सरकमफेरेंस के बारे में बताना वो व्यवहार नहीं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेम बोलते हैं, सरकमफ्रेम, वो व्यवहार नहीं है। मैं एग्जांपल दूं, पहले निश्चय नहीं का एग्जांपल। सर्व जीव सिद्ध समान है, निश्चय नहीं कि व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, क्योंकि मैंने सभी जीव के मूल चीज को पकड़ा, तो सभी जीव मूल में सिद्ध स्वरूप है, ये निश्चय नहीं है। अब व्यवहार नहीं में जीव का स्वरूप बदल जाएगा, टोटली ऑपोजिट। व्यवहार नहीं क्या कहेगा? अब मैं बोलूं कि सिंगापुर के सारे श्रावक श्राविका सिद्ध समान है, सत्य है कि असत्य? सत्य। किसकी अपेक्षा? निश्चय नहीं। बराबर समझना, धीरे धीरे चल रहा हूं मैं। अब व्यवहार नहीं में मैं आपके स्टेटमेंट को बदल दूंगा। मैं ये स्टेटमेंट दूंगा व्यवहार नहीं में कि सिंगापुर के सब श्रावक कर्मों से बंधे हुए हैं। देखो, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया ना, ऑपोजिट। फिर रिपीट करूं, निश्चय नहीं में मैं क्या बोला? सिंगापुर के सब श्रावक श्राविकाएं सिद्ध स्वरूप है। सत्य की असत्य? सत्य। कौन सी अपेक्षा? निश्चय नहीं, मूल तत्व की अपेक्षा, मूल रियलिटी। अब व्यवहार नहीं में हम मूल तत्व को नहीं पकड़ रहे हैं, सरकमफ्रेम को पकड़ रहे हैं। उसके आधार पर व्याख्या करूंगा तो मैं कहूंगा कि सिंगापुर के सब श्रावक श्राविका कर्मों से बंधे हुए हैं।
एक तरफ मैं कह रहा हूं सिद्ध है, एक तरफ कह रहा हूं कर्म से बनते हुए, कौन सी बात सही? दोनों बात सही। जैन धर्म का नईवाद ये कहता है कि इस दुनिया में असत्य कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं, सब कुछ सही है अमुक अपेक्षा से। निश्चय नहीं को दूसरे शब्दों में द्रव्यार्थिक नई कहते हैं। थोड़े नए नए शब्द आएंगे आपके सामने। निश्चय नहीं को दूसरे शब्दों में द्रव्यार्थिक नई कहते हैं। मैं समझाता हूं। व्यवहार नई को दूसरे शब्दों में पर्यायार्थिक नई कहते हैं। बहुत धीमे धीमे चलूंगा, शांति से, कोई जल्दी नहीं। आज तो अब 5-7 श्लोक है, कोई जल्दी नहीं। द्रव्यार्थिक नई का मतलब है किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की मूल में जाकर, रूट में जाकर उसके बारे में कुछ कहना, यह द्रव्यार्थिक नहीं। निश्चय नहीं कहो, द्रव्यार्थिक नहीं को एक ही बात है। लेकिन मैं इसलिए 2 शब्द बोल रहा हूं कि कभी कभी द्रव्यार्थिक नहीं शब्द आएगा तो आप गोटे ना चढ़ो, एटला माटे आ कहूं छुं। निश्चय नहीं कहो, द्रव्यार्थिक नहीं को एक ही बात है। सभी जीव सिद्ध समान है, द्रव्यार्थिक नहीं, या कहो निश्चय नहीं, एक ही बात है। दूसरा शब्द है पर्यायार्थिक नहीं में मूल चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, बदलने वाली चीज को पकड़ रहे हैं। आत्मा बदलती नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं सब जीव सिद्ध समान है। आत्मा का मूल आत्मा बदलती नहीं है, वो वही की वही रहती है। मेरी आत्मा, सिद्ध भगवान की आत्मा, अरिहंत भगवान की आत्मा एक समान है। द्रव्यार्थिक निश्चय नहीं की अपेक्षा। अब व्यवहार नहीं में जाएंगे तो हम उस मूल आत्मा के स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। अब भी जो आत्मा है कर्मों से बंधी हुई, शरीर के साथ जुड़ी हुई, संयोग वियोग के साथ जुड़ी हुई, उस आत्मा की बात करेंगे तो व्यवहार नहीं में पर्याय को देखेंगे। जो चीज परिवर्तनशील, पर्याय का अर्थ है जो चीज परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, उसको पर्यायार्थिक नहीं कहते हैं। जो चीज चेंजेबल नहीं है, बदलती नहीं है, एकदम ओरिजिनल मूल स्वरूप में रहती, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये पर्यायार्थिक नहीं। मैं अगर कहूं कि शैलेश भाई की आत्मा मनुष्य योनि में है, कौन सा नहीं है? चलो जरा अनम्यूट करो परेश भाई, आप बताओ, कमिटी वालों को पकड़न जरा। शैलेश भाई अभी मनुष्य योनि में है, द्रव्यार्थिक नहीं के पर्यायार्थिक नहीं? वेरी गुड, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। कमेटी वाले को ये तत्व ज्ञान आ जाए ना तो कमेटी में झगड़े ही नहीं हो। हालांकि झगड़े होते ही नहीं है, आप कमेटी बहुत अच्छी है तो मैं आपके साथ जरा दोस्ती होगी ना इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने शैलेश भाई की अभी वर्तमान अवस्था कहाँ है उसके बारे में बताया कि मनुष्य योनि में है, मनुष्य योनि में है, तो मैंने पर्याय के बारे में बताया। अब मैं उसी चीज को अलग ढंग से बोलूं, फिर आप बताना केनल भाई। मैं अगर बोलूं कि शैलेश भाई की आत्मा महावीर स्वामी की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त है, कौन से नहीं की अपेक्षा बोलो? नहीं बोलता हूं। वेरी गुड, देखो आरती बहन खुश, केनल भाई को इतना तत्व ज्ञान हो जाए फिर क्या चाहिए। वेरी गुड देखो देखो एकदम क्लियर हो गया ना। तो कौन सी अपेक्षा से आप कह रहे हो? जब कोई भी वक्ता प्रवचन दे तो हम क्यों आपस में उनकी बात सुनकर
लड़ते हैं, झगड़ते हैं और समाज में चर्चा करते हैं, अरे समर जी ने ऐसे कैसे बोल दिया। इसलिए हम समाज में चर्चा करते हैं कि मेरी एक बात को पकड़कर आपने उसको पूर्ण सत्य मान लिया। आपको समाज में मेरी बात फैलानी तो कहनी चाहिए, इस अपेक्षा से समर जी ने यह कहा, झगड़ा खत्म। वो अपेक्षा से जोड़ते नहीं है और सीधी चर्चा करते हैं, समर जी ने ऐसा बोल दिया। राग द्वेष चालू हुए, कर्म बंधन तुम्हारे होंगे, समर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं समर जी को आप चर्चा कर रहे हो। फिर क्लियर करो, किसी भी वस्तु के मूल रूप को पकड़ना निश्चय नहीं और किसी भी वस्तु के बदलते रूप को पकड़ना व्यवहार।